तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एल्गोरिथम को जाना कि एल्गोरिथम क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, कौन कौन से उनके अंदर के फंडामेंटल्स होते हैं। आज हम लोग जानने वाले हैं कॉम्प्लेक्सिटीज क्या होती हैं एल्गोरिथम के अंदर। ओके, अच्छी तरीके से आप लोग बने रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई जा रही हैं और हर एक चीज बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है, क्योंकि बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ना है हमें, तो हम बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर के अंदर उतना एडवांस में चीजें नहीं पढ़नी रहती, बस सारी चीजों के बारे में बेसिक बेसिक जानकारी ले लेनी होती है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी इज कंसर्न्ड अबाउट हाउ फास्ट और स्लो एल्गोरिथम परफॉर्म्स। यानी जो एल्गोरिथम का कॉम्प्लेक्सिटी है वो कंसर्न करता है और बताता है कि आखिर कितना फास्ट और कितना स्लो जो एल्गोरिथम है वो परफॉर्म कर रहा है। यानी कोई भी मान लीजिए कैलकुलेशन है, मान लीजिए कि अगर 2+2 है तो वो तो फास्ट होगा, लेकिन 2+2+2+2+2 इस तरीके से इन्फिनिट है तो वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा लगेगी। तो बेसिकली वही फंडामेंटल है। अब यहाँ पे कह रहा है कि वी डिफाइन कॉम्प्लेक्सिटी एज ए न्यूमेरिकल फंक्शन Tn, जो कि टाइम वर्सेस इन द आउटपुट साइज n। यानी हम कॉम्प्लेक्सिटी को डिफाइन करते हैं एक न्यूमेरिकल फंक्शन Tn के अकॉर्डिंग, जहाँ पे n क्या है आपका इनपुट साइज है। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि वी वांट टू डिफाइन टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिथम विदाउट डिपेंडिंग ऑन द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। यानी जब हम चाहते हैं डिफाइन करने के लिए टाइम टेकन को एल्गोरिथम के द्वारा बिना डिपेंडिंग के किसी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल के। चौथा पॉइंट कह रहा है कि बट यू एग्री दैट टी एन डज डिपेंड ऑन द इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन ये एग्री करना जरूरी है आपको कि जो आपका टी एन होगा, जो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंटेट करने का एक तरीका होता है, वो डिपेंड होता है इम्प्लीमेंटेशन पे। क्लियर। अगला पॉइंट कह रहा है कि अ गिवन एल्गोरिथम will take different amount of time on the same input depending on the such factor as the processor speed, instruction set, disk speed, a brand of compiler। यानी जो एल्गोरिथम होता है वो अलग अलग अमाउंट ऑफ टाइम को कैरी करता है सेम इनपुट पे, जो डिपेंड करते हैं अलग अलग फैक्टर पे, जैसे कि प्रोसेसर का स्पीड हो गया, या फिर इंस्ट्रक्शन का सेट हो गया, डिस्क का स्पीड हो गया, या फिर ब्राउन जो आपके कंपाइलर के ब्रांड है, उन सारी चीजों पे ये डिपेंड करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि द वे अराउंड इज टू एस्टिमेट द एफिशिएंसी ऑफ ईच एल्गोरिथम एसिम्प्टोटिकली। यानी जो आपका तरीका होता है अराउंड पूरे पॉइंट ऑफ व्यू में, तो वो एफिशिएंसी को एस्टिमेट करता है हर एक एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग एक एसिम्प्टोटिकली वे में। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि वी विल मेजर टाइम टी एन एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्री स्टेप्स जो डिफाइंड होते हैं इन अ वे जो प्रोवाइड करते हैं इच सच टेक्स अ कांस्टेंट टाइम। ओके, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ लेट अस कंसीडर टू क्लासिकल एग्जांपल, एडिशन ऑफ टू इंटीजर। मान लीजिए कि दो इंटीजर को हमें ऐड करना है, तो वी विल ऐड टू इंटीजर डिजिट बाय डिजिट। तो हम क्या करेंगे, डिजिट बाय डिजिट ऐड करेंगे उनको, एंड देन वी विल डिफाइन अ स्टेप इन आवर कंप्यूटेशनल मॉडल। और हम अपने कंप्यूटेशनल मॉडल के अंदर क्या करेंगे, स्टेप वहां पे डिफाइन करेंगे कि किस तरीके से वो चीजें होंगी, तभी तो हमें कंप्यूटर परफॉर्म करके देगा ना वो। Therefore, we said the addition of 2n bit integer taken n step। ओके, यानी वहां पे हम बताएंगे कि जो हमारे दो इंटीजर हमने लिए तो वो n स्टेप के द्वारा कंप्लीट हुए। एंड कंसिक्वेंटली द टोटल कंप्यूटेशन टाइम tn इज इक्वल टू c इंटू n। ओके, जहाँ पे c क्या है, टाइम टेकन है बाय द एडिशन ऑफ 2 बिट्स। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है कि ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स, अलग अलग कंप्यूटर पे जो एडिशन होते हैं 2 बिट्स के, वो माइल डिफरेंट टाइम को कैरी करते हैं। जैसे कि C1 C2 की हम बात करें, ये टाइम है आपका। thus the addition of 2n bit integer takes that tn is equal to c1 into n and tn is equal to c2 into n respectively। तो इस तरीके से ये चीजें कैलकुलेट होंगी, क्योंकि अलग अलग कंप्यूटर का जो स्पेसिफिकेशन होता है अलग अलग होता है और टाइम कंज्यूमिंग का जो प्रोसेस होता है वो अलग अलग होता है। अब पॉइंट कह रहा है कि दिस शोज द डिफरेंट मशीन रिजल्ट इन डिफरेंट स्लोप्स। यानी ये बताता है अलग अलग जो मशीन्स का रिजल्ट है वो अलग अलग स्लोप के अकॉर्डिंग होगा, बट टाइम tn ग्रोज लिनियरली एज इनपुट साइज इंक्रीजेज। यानी जो टाइम ग्रो करेगा लिनियर वे में, उसका जो इनपुट साइज होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर। अब यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग अवे डिटेल्स एंड डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ सोर्स यूजेज इन टर्म्स ऑफ द इनपुट साइज इज वन ऑफ द फंडामेंटल आइडियाज इन कंप्यूटर साइंस। यानी जो प्रोसेस एब्स्ट्रैक्ट करता है डिटेल को डिटरमाइन करने के लिए, जो भी रेट ऑफ रिसोर्सेज होते हैं जो यूज हम करते हैं आइटम के अंदर, तो उसके अंदर जो इनपुट साइज होता है वो वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल आइडिया होता है कंप्यूटर साइंस फील्ड के अंदर। अब यहाँ पे कह रहा है कि वी यूज एल्गोरिथम टू इंट्रोड्यूस साइलेंट कंसेप्ट एंड concentrated on the analysis of algorithm performance and specifically computational complexity। यानी हम एल्गोरिथम को यूज क्यों करते हैं, इंट्रोड्यूस करने के लिए जो भी हमारे साइलेंट कॉम्प्लेक्सिटीज कंसेप्ट होते हैं, या फिर कोई कॉन्क्रीट जो हमारा कंसेंट्रेट होता है किसी भी एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू का, उनके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट दिया हुआ है, जो कि कंसेप्ट यहाँ पे देखिए, कंसेप्ट है टू फैसिलिटेट द डिजाइन ऑफ एफिशिएंट एल्गोरिथम। मान लीजिए कि अगर हम किसी बेहतरीन एल्गोरिथम को एफिशिएंटली डिजाइन करना चाहते हैं,
तो इट इज नेसेसरी टू एस्टिमेट द बाउंड ऑन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ कैंडिडेट एल्गोरिथम। तो ये जरूरी है कि हम एस्टिमेट करें जो हमारे बाउंड होते हैं कम्प्लेक्सिटी के कैंडिडेट एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग। दूसरा हमारा आता है रिप्रेजेंटेशन। नाम से आपको पता लग रहा है चीजों को रिप्रेजेंटेट करने का तरीका। तो कह रहा है कि कम्प्लेक्सिटी इज टाइपिकली रिप्रेजेंटेड विया द फॉलोइंग मेजर्स, यानी जो कम्प्लेक्सिटी है वो टाइपिकली रिप्रेजेंटेड होगा अलग अलग मेजर्स के अकॉर्डिंग, जो क्या होंगे विच आर नंबर्ड इन द ऑर्डर दैट दे आर टाइपिकली कंप्यूटेड बाय अ सिस्टम डिजाइनर, यानी जो क्या होंगे सिस्टम डिजाइनर के द्वारा क्या होंगे टाइपिकली कंप्यूटेड होंगे। अब यहाँ पे वर्क की हम बात करें WN की, ये क्या करता है हाउ मेनी ऑपरेशन ऑफ ईच गिवन टाइप्स आर रिक्वायर्ड फॉर एन एल्गोरिथम टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक आउटपुट गिवन एन इनपुट, यानी ये बताता है कि आखिर कितना ऑपरेशन जो है वो दिया जाएगा हर एक टाइप ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग उस एल्गोरिथम को जो प्रोड्यूस करेगा एक स्पेसिफाइड आउटपुट को। तो ये तो वर्क हो गया। अगला हमारा क्या आता है स्पेस आता है, जिसे एसएन से हम रिप्रेजेंटेट करते हैं। तो ये बताता है कि आखिर कितना स्पेस कैरी करेगा, वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। टाइम की हम बात करें TN की, तो ये बताता है कि कितना टाइम हमारा लगेगा उस कंप्यूटेशनल जो स्टेप है उसको कंप्यूट करने में। कॉस्ट की हम बात करें तो ये हमारा T इंटू SN होता है, यानी TN टाइम और जो हमारा स्पेस होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है। तो कॉस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके फंडामेंटल्स के अंदर। ओके, तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए जैसे प्रोसीजर दिया हुआ है, मान लीजिए कह रहा है कि एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी जनरली प्रोसीड एज फॉलोज, यानी ये जो आपका एल्गोरिथम का एनालिसिस है वो इस तरीके से प्रोसीड होता है। जैसे कि सबसे पहला जो हमारा प्रॉब्लम होता है हम क्या करते हैं, जो भी हमारा एल्गोरिथम दिया रहता है, जो भी बड़े प्रॉब्लम दिए रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सबसे पहला हमारा प्रायोरिटी होता है कि हम उसे छोटे छोटे पार्ट में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपके सामने मेंशन किया गया है, क्लियर यहाँ पे कि डिकम्पोज द एल्गोरिथम इनटू स्टेप एंड ऑपरेशन, यानी जो भी हमारे एल्गोरिथम है उनको स्टेप्स में और ऑपरेशन में डिवाइड करना। दूसरा हमारा क्या रहता है कि फॉर ईच स्टेप और ऑपरेशन डिटरमाइन द डिजायर्ड कॉम्प्लेक्सिटी मेजर, और हर एक ऑपरेशन और स्टेप के लिए हम क्या करेंगे डिटरमाइन करने के जो भी हमारे डिजायर्ड कॉम्प्लेक्सिटीज मेजर्स हैं उनको। एंड टाइपिकली जैसे कि हम वहाँ पे बिग ओ नोटेशन यूज करेंगे एंड अदर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी बाउंड डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले वीडियो सीरीज के अंदर आपको मिलेंगे। और तीसरा हमारा स्टेप क्या रहेगा, कंपोज करना कंपोनेंट को, जो मेजर्स होंगे ऑब्टेंड होंगे जो हमारे सेकंड स्टेप के अंदर। वी आर द थ्योरम प्रेजेंटेड बिलो एंड ऑब्टेंड दैट। ओके, जैसे कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया है कि नहीं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया। ओके, और अब बेसिकली एक टर्म इसी के अंदर आता है फ्लो चार्ट का। वो तो हमारा क्या था, हमारा पूरा प्रोसीजर था। अब फ्लो चार्ट क्या होता है, बेसिकली जो भी हमने काम किया इसको एक डायग्राम के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेट करने का तरीका क्या होता है, वही फ्लो चार्ट होता है। ओके, तो वही आपका यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि द फ्लो चार्ट इज द टाइप ऑफ डायग्राम। जैसे कि मैंने बताया कि जो फ्लो चार्ट होता है एक प्रकार का डायग्राम का टाइप होता है जो कि ग्राफिकली या फिर सिंबलिकली हो सकता है, जो रिप्रेजेंटेट करता है आपके एल्गोरिथम को और प्रोसेस को। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ईच स्टेप इन द प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डिफरेंट सिंबल एंड कंटेन्स अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस स्टेप, यानी हर एक स्टेप जो होगा वो प्रोसेस करेगा और उसको हम रिप्रेजेंटेट करेंगे अलग अलग टाइप के सिंबल्स से और कंटेन करेगा एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को उस प्रोसेस स्टेप के अकॉर्डिंग। तीसरा हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कह रहा है कि द फ्लो चार्ट सिंबल आर लिंक टुगेदर विद एरोज शोइंग द प्रोसेस फ्लो डायरेक्शन, यानी जो हमारा फ्लो चार्ट सिंबल होगा वो लिंक्ड होंगे एक दूसरे के साथ एरो के अकॉर्डिंग जो रिप्रेजेंटेट करेंगे उसके फ्लो के डायरेक्शन को। क्लियर। चौथा पॉइंट कह रहा है कि फ्लो चार्ट टाइपिकली शोज द फ्लो ऑफ डेटा इन अ प्रोसेस, यानी जो हमारा फ्लो चार्ट होगा वो टाइपिकली दर्शाएगा, रिप्रेजेंटेट करेगा जो भी फ्लो होता है डेटा का प्रोसेस के अकॉर्डिंग। और पांचवा पॉइंट कह रहा है कि फ्लो चार्ट्स आर यूज्ड इन एनालाइजिंग, डिजाइनिंग, डॉक्यूमेंटिंग और मैनेजिंग अ प्रोसेस और प्रोग्राम इन वेरियस फील्ड, यानी जो फ्लो चार्ट होगा उनका हम यूज करेंगे एनालाइज करने के लिए, डिजाइन करने के लिए, डॉक्यूमेंटिंग करने के लिए, मैनेज करने के लिए प्रोसेस को और प्रोग्राम को अलग अलग फील्ड के अंदर। छठा हमारा पॉइंट कह रहा है कि फ्लो चार्ट आर जनरली ड्रॉन इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग कंप्यूटर और सॉल्यूशन, यानी जो हमारा फ्लो चार्ट होगा वो जनरली ड्रॉन होगा अर्ली स्टेजेस के अंदर जो कि हमारा फॉर्मुलेटिंग कंप्यूटर सॉल्यूशन होंगे उनके अकॉर्डिंग काम करेंगे। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि फ्लो चार्ट ऑफन फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोग्रामर एंड बिजनेस पीपल, यानी जो फ्लो चार्ट होता है बेसिकली एक कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है प्रोग्रामर और बिजनेस पीपल के अंदर, है कि नहीं। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कह रहा है कि ड्रॉ फ्लो चार्ट टू फाइंड द लार्जेस्ट अमंग 3 डिफरेंट नंबर्स एंटर्ड बाय द यूजर। मान लीजिए कि किसी यूजर ने 3 नंबर को डाला ए, बी और सी को, तो हमें क्या करना है उसमें से बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो उसका फ्लो चार्ट कैसे क्रिएट होगा। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा, हम चीजों को स्टार्ट करेंगे, यानी स्टार्टिंग सिंबल लगाएंगे। तो स्टार्टिंग सिंबल आप देख सकते हैं इसके लिए इस सिंबल का यूज होगा। उसके बाद हम डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल को। मान लीजिए कि हमें 3 नंबर ने डिक्लेयर करना है, तो हमें ए, बी और सी हमने ले लिया।
अब यहाँ से डिक्लेयर करने के बाद हमारा रीड करने का प्रोसेस आता है। तो रीड करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कर्ल बनाया गया है इसको। तो यहाँ पे हम रीड करेंगे ए, बी और सी को। अब यहाँ पे हम यहाँ पे डायमंड शेप देंगे, क्योंकि कंडीशन के लिए डायमंड शेप दिया जाता है। अब दो नंबर के बीच पहला कंपैरिजन होगा, ए अगर बड़ा है बी से, तो अगर ट्रू है तो ट्रू है तो आपका इस साइड जाएगा, अगर फॉल्स है तो इस साइड जाएगा। तो कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे ए बड़ा है बी से, तो जो बी होगा, जो ए होगा फिर से चेक होगा कि क्या ए सी से बड़ा है। अगर ये भी कंडीशन ट्रू होता है तो हमारा जो प्रिंट हो जाएगा ए प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर ए क्या है बी से बड़ा नहीं है तो फॉल्स होगा। तो फिर जो बी है वो चेक होगा सी से कि क्या बी सी से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो हमारा सी प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होते हैं तो फॉल्स होने के बाद यहाँ पे जो टर्मिनेशन पॉइंट है वहां पे जो बी हमारा होगा वो प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद जो हमारा स्टेप है वो स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे। अब इसका एडवांटेज दिया हुआ है कि अगर हम फ्लो चार्ट को यूज करते हैं तो क्या उसके एडवांटेज है। पहला एडवांटेज है कम्युनिकेशन, यानी अ बेटर वे ऑफ लॉजिकल कंप्यूटिंग, यानी एक बेहतरीन तरीका ये होता है लॉजिकल कंप्यूटिंग के लिए। और दूसरा होता है इफेक्टिव एनालिसिस, यानी द प्रॉब्लम कैन बी एनालाइज्ड इन मोर इफेक्टिव वे, यानी जो प्रॉब्लम है उनको हम काफी आसान कह सकते हैं, काफी बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तीसरा हमारा आता है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, यानी एक बेहतर डॉक्यूमेंटेशन बनाया जा सकता है। चौथा हमारा एफिशिएंट कोडिंग, यानी ये गाइड होता है, ब्लूप्रिंट होता है ड्यूरिंग द सिस्टम एनालिसिस एंड द प्रोग्राम डेवलपमेंट फेज। एंड पांचवा हमारा आता है प्रॉपर डिबगिंग, यानी हेल्प इन डिबगिंग प्रोसेस, यानी ये मदद करता है डिबगिंग प्रोसेस के अंदर। एंड छठा पॉइंट कह रहा है कि एफिशिएंट प्रोग्राम मेंटेनेंस, यानी ये काफी बेहतरीन प्रोग्राम मेंटेनेंस पॉइंट को कैरी करता है, यानी इजी विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। ओके, अब यहाँ पे लिमिटेशन दिया हुआ है जिसे हम डिसएडवांटेज कहते हैं। पहला हमारा है कॉम्प्लेक्स लॉजिक, कह रहा है कि समटाइम्स द प्रोग्राम लॉजिक इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, यानी कई जगहों पे जो प्रोग्राम के लॉजिक्स होते हैं वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। इन द केस द फ्लो चार्ट बिकम्स कॉम्प्लेक्स एंड क्लमसी, यानी इस कंडीशन में जो फ्लो चार्ट होता है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, काफी हौच-पौच हो जाएगा, तो चीजें डिस्टर्ब होंगी ही। दूसरा हमारा है अल्टरेशन एंड मॉडिफिकेशन, कह रहा है कि इफ अल्टरेशन इज रिक्वायर्ड, मान लीजिए कि अगर अल्टरेशन की जरूरत है तो जो फ्लो चार्ट में रिक्वायर्ड द रीड्राइंग कॉम्प्लेक्सिटी, तो उस कंडीशन में चीजों को फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, जो उसकी क्या है डिसएडवांटेज है। तीसरा हमारा क्या है रिप्रोडक्शन, कह रहा है कि एज द फ्लो चार्ट सैंपल कैन नॉट बी टाइप्ड, यानी जो फ्लो चार्ट सैंपल्स हैं उनको टाइप नहीं किया जा सकता। रिप्रोडक्शन ऑफ द फ्लो चार्ट बिकम्स अ प्रॉब्लम, तो जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है फ्लो चार्ट का उनको कह सकते हैं कि एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है, जैसे टर्मिनेटर सिंबल की हम बात करें, जैसे स्टार्ट करना हो एंड करना हो तो वो टर्मिनेटर सिंबल आता है, प्रोसेस आता है, डिसीजन आता है जिसमें हमें यस या नो या फिर ट्रू फॉल्स देना हो जाए। कनेक्टर जो होता है वो जंप करता है इन द प्रोसेस फ्लो पे, और जो डेटा होता है डेटा इनपुट आउटपुट होता है और डिले होता है। और एरो जो होगा वो क्या करेगा, फ्लो ऑफ कंट्रोल को बताएगा प्रोसेस के अंदर। अब यहाँ पे एक फिगर के अकॉर्डिंग चीजें दी गई, जैसे इस फिगर का डायग्राम क्या फ्लो लाइन है जो यूज करता है इंडिकेट करने के लिए फ्लो ऑफ लॉजिक को बाय कनेक्टिंग द सैंपल्स। ये हमारा क्या, ये टर्मिनल है जो कि स्टार्ट और स्टॉप के लिए यूज होता है, यानी यूज टू रिप्रेजेंटेड स्टार्ट एंड एंड ऑफ द फ्लो चार्ट, यानी फ्लो चार्ट को स्टार्ट करने से और फ्लो चार्ट को एंड करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। और इस सिंबल का यूज बेसिकली इनपुट आउटपुट के लिए यूज होता है, यानी इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, प्रोसेसिंग के लिए इस सिंबल का यूज होता है फॉर द अरिथमेटिक ऑपरेशन एंड द डेटा मैनिपुलेशन के लिए। एंड डायमंड वाला जो ऑप्शन है वो डिसीजन के लिए यूज होता है, यानी यूज टू रिप्रेजेंटेड द ऑपरेशन इन विच देयर आर टू अल्टरनेटिव ट्रू और फॉल्स, यानी अगर दो अल्टरनेटिव्स यूज होते हैं ट्रू और फॉल्स तो उस कंडीशन में हम इसका यूज करते हैं। अगर हम इस सर्कल की बात करें तो ऑन पेज कनेक्टर, यानी यूज टू ज्वाइन द डिफरेंट फ्लो लाइन, यानी अलग अलग फ्लो लाइन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और ये जो आपका सिंबल दिख रहा है ये ऑफ पेज कनेक्टर होता है, यानी जो यूज करता है कनेक्ट करने के लिए फ्लो चार्ट के पोर्शन को डिफरेंट पेजेस के अंदर। तो यहाँ तक आई होप कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, और मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। थैंक यू।